हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CGS। सो बच्चा सोल्यूशन लेक्चर सीरीज का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, विच इज़ अबाउट हेनरीज लॉ। बच्चे, हेनरीज लॉ जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड के बारे में ही है, जिसके बारे में हमने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था। तो मेक श्योर कि आज का लेक्चर सुनने से पहले आपका कल वाला लेक्चर बच्चा जी कंप्लीट हो। तो चलिए शुरू करते हैं हेनरीज लॉ। यस बच्चा, देखो हेनरीज लॉ क्या है, हम लोगों ने देख लिया था। हेनरीज लॉ किस चीज़ के बारे में बताता है हमें? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में। सेकंड, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बताता है। थर्ड, हेनरीज लॉ बच्चा क्वांटिटेटिव स्टडी है। इसने क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन दी थी अबाउट द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। क्या कहा था इसमें कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा गैस के ऊपर तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी बच्चा जी? इंक्रीज होगी। सिंस गैसेज आर कंप्रेसिबल तो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब उसका क्वांटिटेटिव क्या दिया था? क्वांटिटेटिव मतलब उसको फॉर्मुलाइज किया था। फॉर्मूला की टर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी अमाउंट कितने पानी या कितने लिक्विड के अंदर डिजोल्व है। तो हेनरी ने बच्चा कुछ मुश्किल बात नहीं कही, उन्होंने बस सिंपली से ये कह दिया था, कहते जो मास ऑफ गैस कितना डिजोल्व होगा लिक्विड में वो डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। मोर द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, more amount of gas will be dissolved in the liquid but at constant temperature। कंडीशन क्या थी कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है ना बच्चे? क्या कहा था उन्होंने? द मास ऑफ गैस dissolved in given volume of liquid is directly proportional to pressure applied on the gas। ठीक है, यही बात कही थी उन्होंने कि जितना प्रेशर अप्लाई करते जाओगे गैस के ऊपर उतना ही मास उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होता जाएगा। पर देखो, एक और जो बच्चे नया इंटरेस्टिंग पार्ट निकल के आया था कि मैं आपको बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझा रही हूँ कि आपके पास क्या है बच्चा? एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर आपके पास क्या है बच्चा? वाटर है। अब वाटर के अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक गैस प्रेजेंट है। अगर मैं ओशियन के पानी की बात करूं या जनरली बात करूं, सबके अंदर गैसेस डिसॉल्व होती हैं, है ना, लिक्विड के अंदर। तो बच्चा जी अब जरूरी तो नहीं उसमें एक गैस होगी, मल्टीपल गैसेस आर देयर। उसमें हो सकता है बच्चा जी जैसे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, उसमें बच्चा जी नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हो सकता है उसके अंदर और कोई हीलियम गैस भी प्रेजेंट हो। सो मल्टीपल गैसेस बच्चा उसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं एक गैस के बारे में बात कर रही हूँ, तो बाकी गैसेस भी तो बच्चा उसके ऊपर कोई ना कोई अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो उस चीज को अभी समझना पड़ेगा। तो कहते जो हेनरी ने हमें ये बात कही कि कितना प्रेशर आप गैस के ऊपर अप्लाई करोगे उतनी ही गैस उसके अंदर डिसॉल्व होती जाएगी। तो कहते वो हर जगह पे वैलिड नहीं है। क्यों बच्चा? क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड होगा अगर आपके पास एक स्पेसिफिक लिक्विड के अंदर कोई स्पेसिफिक टाइप की गैस हो। पर अगर मैं इन जनरल बात करूं, पानी के अंदर मेरे पास मल्टीपल टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, और अगर मैं एक गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना चाहूं तो बाकी गैसेस भी तो उससे बच्चा कुछ ना कुछ उनके अंदर गड़बड़ आएगी, मतलब उनके प्रेशर में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगी ना। तो बच्चे उस टाइम पे ना हेनरी के एक दोस्त थे डाल्टन ने प्रेशर टर्म को पार्शियल प्रेशर के साथ बच्चा जी रिप्लेस कर दिया। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जैसे इस लिक्विड के अंदर आपके पास 3 तरह की गैसेस मान के चलो इस टाइम प्रेजेंट है। इसका अपना कुछ प्रेशर लग रहा था इंडिविजुअली, अगर मैं देखूं मान के चलो कोई नहीं है। इसका अपना एक प्रेशर था नाइट्रोजन का, अगर कोई और नहीं है। हीलियम का अपना एक स्पेसिफिक प्रेशर है अगर कोई और गैस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन मान के चलो आपके पास एक टाइम पे तीनों गैसेस प्रेजेंट है, तो एक की प्रेजेंस दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगी ना बच्चा जी। एक की प्रेजेंस दूसरे के प्रेशर को भी कुछ ना कुछ वेरी करेगी ना। अब ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हैं, आपको पता है गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं हेयर एंड देयर। अब मान के चलो यहाँ पे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स पड़े थे, ऑक्सीजन के पार्टिकल की नाइट्रोजन के पार्टिकल के साथ क्या हो गई? टक्कर हो गई। तो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स का भी जो प्रेशर है वो कुछ ना कुछ चेंज तो होगा ना बच्चा जी।
तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, पार्शियल प्रेशर के एक की प्रेजेंस में दूसरे के प्रेशर में कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है। इंडिविजुअली अगर एक एक गैस प्रेजेंट होती तो उसका अपना जो प्रेशर होता तो मैं उसको प्रॉपर प्रेशर टर्म से रिकॉग्नाइज करती, बट क्योंकि मल्टीपल गैसेस एक जगह पे प्रेजेंट है तो एक का प्रेशर दूसरे को बच्चे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा, कम करेगा, ज्यादा करेगा, तो इसलिए हम इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलेंगे यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन और हीलियम के प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम ज्यादा होगा, ऑक्सीजन हीलियम की वजह से नाइट्रोजन का प्रेशर भी कम ज्यादा होगा, हीलियम ऐसे ही ऑक्सीजन नाइट्रोजन की वजह से बच्चा हीलियम का प्रेशर भी क्या होगा यहाँ पे, कम ज्यादा होने वाला है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने टर्म प्रेशर की जगह क्या ले ली, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, और डाल्टन ने क्या बात बोली थी, कहते कि जो मेरे पास सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी कहते इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है ना, अब मान के चलो उन्होंने ये बात बोल दी थी कि कहते कि जो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। उन्होंने ना जनरल फिनोमिना दिया था। हेनरी ने तो एक स्पेसिफिक लिक्विड के अंदर स्पेसिफिक गैस के बारे में बात की थी, बट डाल्टन ने बात की थी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर लिक्विड के अंदर एक ही तरह की गैस हो, मल्टीपल टाइप की गैसेज हो सकती हैं। तो आप जो सॉल्युबिलिटी वाली टर्म है उसको पार्शियल प्रेशर के साथ रिलेट करो, ना कि प्रेशर के साथ रिलेट करो। समझ में आया बच्चे? तो अब हमें पता है, उसके बाद आपने अगर मोल फ्रैक्शन वाला लेक्चर सुना होगा कि जो बेसिकली आपके पास पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, वो डिपेंड करता है उसकी मोल फ्रैक्शन पे। क्यों, मैं समझाती हूँ इसको भी। हाँ बच्चा, अब ये देखो, मोल फ्रैक्शन का अगर आपने मेरा लेक्चर सुना होगा, नहीं सुना तो एक बार प्लीज वहां पे विजिट कर लेना, मैं जो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बेसिकली मोल फ्रैक्शन होती क्या है, अगर मैं ओवरव्यू दूं, ये भी क्या शो करता है कि मान के चलो आपके पास कंटेनर के अंदर क्या है बच्चा जी, मल्टीपल टाइप ऑफ सोल्यूट्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो हर एक सोल्यूट का या हर एक कंपोनेंट का टोटल सोल्यूशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वैसे ही बात होगी ना बच्चा जी, इंडिविजुअली चाहे अगर मैं देखूं कि उसका अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना, लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो एक की प्रेजेंस दूसरे को अफेक्ट करती है ना, तो वही चीज क्या होती है बच्चा, मोल फ्रैक्शन होती है। बस मोल फ्रैक्शन में हम मोल्स की टर्म में बात कर लेते हैं कि आपने ए बी सी के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग लिए, तो एक के मोल दूसरे की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ वेरिएशन में आएंगे, और क्या कंट्रीब्यूशन है हर एक कंपोनेंट का उसके अंदर, तो वो मोल फ्रैक्शन आ जाती है। डिटेल के लिए ना आप एक बार बच्चे मेरी वीडियो देख लेना, मे बी लेक्चर नंबर 2 और 3 है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो ऐसे ही बच्चा जी, पार्शियल प्रेशर भी हम किसके लिए ले रहे हैं कि मेरे पास किसी लिक्विड के अंदर मल्टीपल गैसेस प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमने इन दोनों को रिलेट कर दिया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो बच्चा इसको पी से डिनोट किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कोई ना कोई हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालना था, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, KH। KH क्या है बच्चे मेरे पास, हेनरीज कांस्टेंट। क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। वाई हेनरीज कांस्टेंट, क्योंकि जब हेनरी ने अपना कहा था कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, गैस ऑफ मास ऑफ गैस, उन्होंने एक स्पेसिफिक गैस स्पेसिफिक लिक्विड के अंदर बात की थी। डाल्टन ने उसको जनरलाइज कर दिया था पार्शियल प्रेशर की टर्म में। फिर हेनरी ने अपना वाला जो फॉर्मूला था मॉडिफाई कर लिया था, उन्होंने बोल दिया था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सोल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर किसके इक्वल हो गया बच्चे, KH इंटू मोल फ्रैक्शन। मतलब जितना गैस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उतना ही बच्चे उसका क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर, मतलब उसका उतना ही प्रेशर रहेगा। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा है गैस के बच्चे लिक्विड के अंदर, उसका मतलब उतने ही पार्टिकल उसके ज्यादा होंगे, जितने पार्टिकल ज्यादा होंगे उतना ही प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों को क्या किया बच्चा जी, रिलेट किया। समझ में आया बच्चे? ठीक है, हाँ जी बच्चा, क्लियर है ना। और यहाँ पे जो अगर आपको कहीं पे आता है कि सॉल्युबिलिटी निकालो बच्चे, बस ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। और हमने जो सॉल्युबिलिटी, अगर आपको कहीं पे वर्ड आ गया कि सॉल्युबिलिटी के बारे में पता करो, तो आपने उसको मोल फ्रैक्शन से रिलेट करना है।
मतलब वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन पर्टिकुलर लिक्विड, तो मतलब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, उसकी मोल फ्रैक्शन के बारे में। क्योंकि हमने पीछे अभी देखा था कि जो सॉल्युबिलिटी इट इज अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे डिपेंड करता है, गैस की मोल फ्रैक्शन पे। क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, उतनी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इनडायरेक्टली सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन को हमने रिलेट कर दिया। क्वेश्चंस के अंदर अगर मान के चलो आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब वो उसकी मोल फ्रैक्शन के बारे में आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है ना बच्चे। अब आगे देखो सिग्निफिकेंस क्या होगा हेनरीज कांस्टेंट का। KH मेरे पास क्या है बच्चा जी, हेनरीज कांस्टेंट था। ठीक है, अब हेनरीज कांस्टेंट का देखो बच्चे क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बच्चा जी हेनरीज कांस्टेंट की। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो गैस की मोल फ्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर गैस के बच्चे मोल्स ही कम हो गए, मतलब गैस की जो अमाउंट है वो लिक्विड के अंदर कम हो गई, तो इसका मतलब जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी बच्चा जी, डिक्रीज हो गई। समझे, ये रिलेशन समझ रहे हो आप, ये बात का आपको ध्यान रखना है। इन शॉर्ट हमने क्या यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि KH एंड सॉल्युबिलिटी भी क्या है बच्चा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास दो गैसेज है, मान के चलो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कहते हैं हाइड्रोजन का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, बस जिसकी KH की वैल्यू कम उसके लिए सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है बच्चा। जैसे सिंगेज में से एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताती हूँ, देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपका कि एट सेम टेम्परेचर ऑक्सीजन is more soluble in water than hydrogen. ठीक है, which will have higher KH value. यस, सिंगेज में से बच्चे क्वेश्चन लिया है मैंने ये, तो देखो क्या आंसर आएगा। अभी हमने क्या देखा था कि सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चा जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब KH किसके लिए ज़्यादा होगा बच्चा जी, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे करना है, क्लियर है बच्चे। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कि किस तरह से आ सकता है। उसके अलावा बच्चे हम लोग एक और रिलेशन बनाते हैं, हम लोग रिलेशन बनाते हैं टेम्परेचर एंड KH का। क्योंकि हम गैस एंड लिक्विड के बारे में, हाँ, टेम्परेचर और KH का बच्चे क्या रिलेशन रहेगा, क्योंकि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और हम लोगों ने ये बात देखी थी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है बच्चा जी, डिक्रीज होती है। मतलब हमारे पास क्या रिलेशन बना था कि सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि गैस इन लिक्विड एक्सोथर्मिक केस है। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता तो लेक्चर नंबर 5 एक बार आप लोग देख लो। ठीक है, अब उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या चीज देखी है और कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH के, ये भी चीज देखी है हम लोगों ने। तो यहां से मुझे क्या कंक्लूड होता है बच्चा जी, इन दोनों से यही कंक्लूड हो रहा है कि जो KH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। समझ के बच्चा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगी, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस घटेगी तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। क्या देखेंगे हम लोग कि अगर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, और अगर KH की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो मोल फ्रैक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स हैं
सॉल्यूशन के अंदर वो कम हो जाएंगे। अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन ही कम हो गए तो इसका मतलब उसकी जो डिसोल्यूशन है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखना, एक बार नोट कर लो, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है बच्चा, आगे मूव करते हैं। अभी हम लोग बच्चे ग्राफ करने वाले हैं किसका, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ठीक है, दिस इज द ग्राफ वी गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी ग्राफ बनाने हैं तो फर्स्टली व्हाट यू विल डू, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे। जैसे मेरे पास प्रेशर किसके इक्वल है, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दिस इज द फॉर्मूला। हमेशा एक बात का ध्यान रखना, वर्सेस से जो पहले होता है वो कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस पे, वर्सेस के बाद वाला कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे। क्लियर है, ये हर जगह पे कॉमन रहेगा। वर्सेस से पहले वाला कहाँ पे होगा बच्चा जी, वाई एक्सिस पे, वर्सेस के बाद वाला कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस के। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन है इसके लिए जो ग्राफ है, पहले मैं ग्राफ ही ड्रॉ कर देती हूँ, वो इस तरह का रहेगा। ठीक है बच्चे, ये किसकी वैल्यू है, KH की। अब ये ग्राफ कैसे आया बच्चे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप की। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो मेरे पास m है वो क्या है बच्चा, स्लोप है, और c क्या है मेरे पास बच्चा, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चा जी, कि अभी आपने x के ऊपर कोई वैल्यू पुट नहीं की, ऑलरेडी y की कोई ना कोई वैल्यू है। व्हेन x इज 0, तो अगर कोई ना कोई y की वैल्यू रहेगी तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट बोलते हैं। m क्या होगी बच्चे, स्लोप। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इस तरह का ही होता है हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखो, प्रेशर क्या है y, मोल फ्रैक्शन क्या है x, KH क्या हो गई मेरे पास, स्लोप। अब यहाँ पे कुछ नहीं है साथ में, तो प्लस क्या है, 0, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, तो हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। ठीक है, इसकी मैं जनरल आपको इक्वेशन बना के दिखा देती हूँ कि क्या बनती है। y x, अगर c मेरे पास इंटरसेप्ट है, मैंने क्या कहा है अभी कि मैंने x की कोई वैल्यू पुट नहीं की और y हमारे पास कुछ ना कुछ है, तो ये मेरे पास c हो गया और ये क्या है मेरे पास m। तो ये होती है बच्चे मेरे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, और उसी के बेसिस पे हमने कहा किया है। लीनियर इक्वेशन का मतलब जब आपके पास x और y के ऊपर डिग्री क्या हो, 1 1 हो। ठीक है, इसकी कोई पावर ना हो, पावर 1 1 हो, y के ऊपर रेज टू पावर 1, x के ऊपर रेज टू पावर 1, तो वो मेरे पास कौन से पैटर्न कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म कहा जाता है। पता लग गया बच्चे इसका ग्राफ क्या है, क्लियर है। अभी आगे चले बच्चे, चलो आगे चलते हैं। यस बच्चा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है KH के, सबसे पहले तो यूनिट्स के बारे में डिस्कस करें। फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से KH क्या बनेगा मेरे पास, प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। अभी मोल फ्रैक्शन क्या होती है, यूनिटलेस होती है, तो यूनिट्स क्या होंगे, जो प्रेशर के होंगे, टॉर, बार, एटमॉस्फेयर, जो भी होगा बच्चे, वही यूनिट्स किसके रहेंगे, हेनरीज कांस्टेंट के। प्रेशर के यूनिट्स का क्या इंटर रिलेशन है मैं आपको बता दूंगी वो। नेक्स्ट है, कोई आपके पास सेम सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल यू हैव वाटर, तो उसके अंदर मेरे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, वॉट एवर मल्टीपल टाइप ऑफ गैसेज आर देयर, तो सबके लिए जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, मतलब सबके लिए जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होगी। गैसेज आर डिफरेंट तो सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट रहेगी। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट तो हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया था कि KH हेनरीज कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी, और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किया था मोर द टेम्परेचर लेसर इज द सॉल्युबिलिटी, और आज के लेक्चर में हमने इन तीनों को इंटरलेट कर दिया था। ठीक है बच्चे, क्लियर है ना ये भी। चलो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद बच्चे हम लोग करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है बच्चा जी, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, कि जितनी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगी। तो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देखो बच्चा क्या रहेगी। फर्स्ट है कोल्ड ड्रिंक्स। हमें पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो होते क्या है एक्चुअल में,
वो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर होता है, यही होता है ना, और मिलके वो क्या बना देते हैं, कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। असल में CO2 पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है बच्चा जी। हमने क्या किया होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हाईली प्रेशराइज करके पानी के अंदर सील किया होता है। जब आप तभी तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हो तो वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्रिएट होती है ना, वो फिजीनेस क्रिएट होती है। उसका कारण यही है कि व्हेन यू ओपन द बॉटल, ओपन द लिड ऑफ द बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, देन व्हाट विल हैपन बच्चा जी, वो आपने हाईली प्रेशराइज करके जो गैस को डिसॉल्व किया था पानी के अंदर, वो गैस बच्चा जी प्रेशर कम होने की वजह से वापिस से उसमें से बाहर निकल गई। इसी वजह से वो एफर्वेसेंस क्रिएट होती है। और बॉटल अगर आप ओपन रखोगे या 2-3 बार ओपन करोगे तो उसके बाद फिर आप ओपन करते हो तो आप देखते ही हो कि उसमें कोई एफर्वेसेंस क्रिएट नहीं होती। कारण यही है कि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, सॉरी डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो सारी लीव आउट हो जाती है वाटर से। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ हेनरीज लॉ कि हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स में CO2 को हाईली प्रेशराइज सील किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा जी इसकी एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट रहेगी कि हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर जब आप हिली एरियाज में जाते हो तो क्या होता है, एकदम से काफी लोग होते हैं जिनको चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, है ना, जैसे घबराहट होनी शुरू हो जाती है, वॉमिट्स लग जाती हैं। अब उसका कारण क्या है बच्चा, एक चीज आप समझो, हम लोग सरफेस पे रह रहे हैं, यहाँ का प्रेशर क्या है बच्चा, 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर जाने से जो प्रेशर होता है बच्चे वो कम हो जाता है, और अगर आप नीचे जा रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो जाता है। ऊपर मतलब अगर आप हिली एरिया में गए तो वहां पे प्रेशर कम हो गया। जब आप नीचे गए डीप डाउन इन द ओशियंस, और ठीक है ना, स्कूबा डाइव जो करते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं अर्थ सरफेस से डाउन, तो बच्चे वहां पे जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा। तो अब आप हायर एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हो, हायर एल्टीट्यूड का मतलब आप हिली एरिया में जा रहे हो, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। अब हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है, हम लोग जहाँ लैंड पे रह रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक प्रेशर से बच्चा जी जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व है। वो प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, स्टैंडर्ड यही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान के चलते हैं। अब आप ऊपर की तरफ जाना शुरू किए, ऊपर गए तो प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व थी उसकी रेजोल्यूशन भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो तो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर डिसॉल्व हो रखी है। प्रेशर कम हुआ तो रेजोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वो भी कम हो गया, वो कम हो गया, तो उसकी वजह से बच्चा जी कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की हमारे ब्लड फ्लो के अंदर वो कम हो गई। कम होने की वजह से क्या होते हैं कि हम लोग वीक फील करते हैं और हमें ऐसे लगता है कि जैसे चक्कर आ रहे हैं, वी आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा जी, अनॉक्सिया। क्या कहते हैं, अनॉक्सिया। ठीक है, क्या हुआ था बच्चा जी, प्रेशर के कम होने से जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है इन ब्लड वो भी क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई थी। डिक्रीज होने की वजह से हमारा क्या हो गया बच्चे, वी फील वीक, इसकी वजह से वी आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। तो इसी वजह से उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, अनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, समझे। अभी लाइकवाइज जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चा जी, डीप डाइविंग करते हैं, है ना, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा बच्चा जी, प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर आ जाएगी। प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा गैस डिसॉल्व होगी, मतलब जो पानी के अंदर की गैस है वो भी ब्लड के अंदर आके डिसॉल्व होनी शुरू हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो डाइवर्स ऊपर की तरफ वापस सरफेस की तरफ आने लगते हैं तो क्या होता है बच्चा जी, तो सरफेस की तरफ आ रहे हैं, प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि वो 1 एटमॉस्फेयर पे रीच करेगा। तो उससे क्या होगा, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन थी वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, ब्लड को लीव करना शुरू कर देगी। अब एकदम से वो ब्लड को लीव करना शुरू करेगी तो क्या होगा, गैस अगर बाहर निकलती है लिक्विड से तो क्या होता है बच्चा जी, वहाँ पे बबल्स क्रिएट होते हैं। कैपिलरीज के अंदर नाइट्रोजन गैस है बच्चा, उसकी वजह से बबल्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते बच्चा जी क्या होता है कि हमारे जो बेसिकली बॉडी है उसमें पेन होना शुरू होने लग जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंड्स।
क्या पड़ने शुरू हो गए बच्चा, बेंड पड़ने शुरू हो गए। और इस चीज़ से बचने के लिए जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो अपने साथ एक टैंक लेके जाते हैं जिसके अंदर हीलियम गैस फिल होती है, नाइट्रोजन गैस फिल होती है और ऑक्सीजन गैस फिल होती है। क्लियर हुआ? मैं एक बार आपको लिख के बताती हूँ सारा कुछ। हाँ जी बच्चा जी, क्या बताया था मैंने कि जब स्कूबा डाइवर्स है ना, थर्ड क्या है मेरे पास, स्कूबा डाइवर्स वाली, कि जब स्कूबा डाइवर्स गो डीप इनसाइड द सी तो उससे क्या है, प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज होने से जो डिसोल्यूशन ऑफ O2 इन ब्लड है वो भी क्या हुआ बच्चा जी, इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चा जी, अब उसके बाद नाउ जब डाइवर्स हैं बच्चा जी कम अप टुवर्ड्स द सरफेस, तो उससे क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीजेस ग्रेजुअली। ठीक है ना, किसका प्रेशर, गैस का प्रेशर है जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का, वो कम होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा बच्चे, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा बच्चा जी, कैपिलरीज जो होंगी वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाएंगी और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा जी, बेंड्स। क्या कहते हैं हम लोग, बेंड्स। और ये जो दिक्कत होती है बच्चा जी वेरी पेनफुल, बहुत ही पेनफुल होती है एंड डेंजरस होती है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए ठीक है क्या किया जाता है, टू अवॉइड बेंड्स, जो डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ एक टैंक कैरी करते हैं। ठीक है, वो टैंक के अंदर बच्चा जी क्या गैसेस होती हैं, देखो ध्यान से, स्कूबा डाइवर्स का जो टैंक है उसके अंदर होती है हीलियम। ठीक है, उसके अंदर होती है ऑक्सीजन और उसके अंदर क्या होती है बच्चा जी, नाइट्रोजन गैस होती है। जैसे हीलियम अप्रॉक्सीमेट 11% होती है, ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेट 32 के अप्रॉक्सीमेट इसकी परसेंटेज होती है और ये भी अप्रॉक्सीमेट 56% होती है। पता लग गया बच्चे हेनरीज लॉ का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है। ठीक है, तो ये थी बच्चा जी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चा लिमिटेशंस। ये है बच्चा जी लिमिटेशंस, हेनरीज लॉ कहाँ पे वैलिड है, अगर तो प्रेशर लो होगा। ठीक है, सेकंड टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चा जी गैस है वो हाईली सॉल्युबल होनी चाहिए। फोर्थ, गैस जो है केमिकली रिएक्ट ना करे, ऐसा ना हो कि वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाए, तभी क्या होता है बच्चा जी हेनरीज लॉ वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, तो हेनरीज लॉ का जितना भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था वो आज की क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि उसके रिगार्डिंग जो भी रीजनिंग बेस्ड बन सकता है, जो थ्योरी कॉन्सेप्ट बन सकता है, उसकी लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर सकूं और हमने किया भी। बच्चे कल के लेक्चर में हम हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो कल का लेक्चर करने से पहले मेक श्योर कि आप आज वाला लेक्चर अच्छे समझ लो। अगर इन केस आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना डाउट मेरे साथ शेयर कीजिए, सो दैट कि मैं उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी दे सकूं। और अगर आपको बच्चा जी मेरी अपकमिंग वीडियो की जानकारी लेनी है तो ध्यान रखें कि अपना जो बेल आइकन है वो आप लोग बच्चा जी क्लिक करके रखें। थैंक यू।